अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं अगर हमें सेट ऑफ जो है डेटा पॉइंट्स गिवन हो एक्स आई वाई आई के फॉर्म में। तो ज़ाहिर है अब हमारे पास कोई फंक्शन मौजूद नहीं है जिससे हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ फिर हमारे पास रास्ता यही है कि हम इस जो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स हैं उनसे हम पहले इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड कर लें और फिर उस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल को जो है फिर हम उससे जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो नॉर्मली जो है वो हमें इंजीनियरिंग में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज़ अगर हमने किसी रूम में सेंसर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो सेंसर जो है वो डिफरेंट टाइम पे टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करके दे देते हैं, तो वो हमारे पास रीडिंग होगी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टेम्परेचर्स की। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि वहाँ पे जो रेट ऑफ कूलिंग था या रेट ऑफ वार्मिंग अप था वो क्या था, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में फिर हम देखते हैं कि जो हमारे डेटा सेट है वो हमारे पास इक्वी स्पेस्ड है या नॉन इक्वी स्पेस्ड है। अगर डेटा स्पेस जो है वो इक्वी स्पेस्ड है तो हम जो इंटरपोलेशन के मेथड्स हमने पढ़े हैं जिनमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस था, बैकवर्ड डिफरेंस था या स्टिरलिंग्स सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन था, वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम डेटा नॉन इक्वी स्पेस्ड हुआ तो फिर हम जो है वो लैग्रेंज पॉलिनोमियल या डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करके उसके थ्रू डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। मैं इस लेक्चर में बारी बारी आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम वो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे और फिर एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से किसी ख़ास पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जो जिस पॉइंट पर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो, अगर वो डेटा पॉइंट के शुरू में है तो ज़ाहिर है हम फॉरवर्ड डिफरेंस जो फार्मूला है उसके थ्रू उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ये आपके सामने जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो फार्मूला है ये लिखा हुआ है। ये फार्मूला जो है इससे पिछली वीडियो मैंने जो फॉरवर्ड डिफरेंस पे बनाई है उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ जस्ट मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ y जो होता है ये y नॉट प्लस पी टाइम्स डेल y नॉट और ये सारा जो है इसके इक्वल होता है। इसमें ये जो y नॉट की एंट्रीज़ हैं जितनी भी हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये हमें पता होती हैं। इसमें जो वेरिएबल है वो p है और p आगे जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो डेरिवेटिव जो हमने फाइंड करना है वो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, यानी हमने dy बाई dx फाइंड करना है। लेकिन आगे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ p है, तो फिर इसलिए हमें यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ता है जिसमें हम पहले जो है वो y से p पर आते हैं और फिर p से x पे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ये जो फार्मूला हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का, इसको विद रिस्पेक्ट टू p दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर लें। सिंपल आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी, और इस तरफ हम डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर देंगे। तो वो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है dy बाई डी ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये y नॉट कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ p का डेरिवेटिव 1 होकर ये डेल y नॉट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ ये अंदर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो वो आ जाएगा 2p माइनस 1। ठीक है, और बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव लूँगा तो वो आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 डिवाइडेड बाय बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ जाएंगी। तो अब ये हो गया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p। अब हमें डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो dy बाई डी है उसके ऊपर अगर हम चेन रूल लगाएं तो वो हो जाता है dy बाई dx बाई डी। अब जो dx बाई डी है वो हम यहाँ p से निकाल सकते हैं, ये मैंने यहाँ साइड पे निकाला हुआ है। देखें p की जो वैल्यू है वो है x माइनस एक्स नॉट ओवर h। तो जब मैं इसको दोनों तरफ x के लिहाज से डिफरेंशिएट करूँगा तो ये dp बाई dx हो जाएगा, और ये h जो है इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो x बाई h का डेरिवेटिव है ये 1 ओवर h आएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो अब अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो ये जो dy बाई डी है वो मेरे पास dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा h, और साथ क्या dx बाई डी की जगह क्या आ जाएगा h, और साथ dy बाई dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो dy बाई डी की वैल्यू है अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ इस जगह पर, ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी
एच डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वो वैल्यू है जो वो एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने पी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है, यानी इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड। अब इसी में एच जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की। ठीक है, अब अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन याद है तो आप स्ट्रेट अवे इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे जब आपको रेट ऑफ चेंज का या एवरेज उसका डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप ये जो इसका रिलेशन है ये बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इससे हम सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ एक दफ़ा फिर पी के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, वो मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखें दोबारा पी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया है सेकंड डेरिवेटिव, तो ये डी बाई टी पी आएगा और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इस तरफ जो है वो डेरिवेटिव दोबारा क्या हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2p का डेरिवेटिव 2 रह जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई नॉट रह जाएगा। यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा p-1। ठीक है, डेल क्यूब वाई नॉट प्लस ये सो ऑन आ जाएगा। इसी तरह दोबारा मैं चेन रूल लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये डी बाई डी पी था तो इसको मैं डी बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा डी एक्स बाई डी पी। मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी पी। ठीक है, और डी एक्स बाई डी पी की वैल्यू वही जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वही हम यूज़ कर लेंगे, वो एच है वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर जो है वो 1/h स्क्वायर, और आगे ये इसी तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो तो हम डायरेक्टली जो है ये एक्सप्रेशन लिख के इसमें ये जो डिफरेंस टेबल की वैल्यूज़ हैं और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसका थर्ड डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। अब अगर जिस पॉइंट पर हमने डेटा जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट करना है, अगर वो एंड ऑफ द डेटा पॉइंट में मौजूद है तो उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला ये हमारे पास मौजूद है। अगेन मैंने बैकवर्ड डिफरेंस पे भी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है डेडिकेटेड, अगर आप उसको देखें तो वो डिटेल में आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ सिंपल क्या है कि मैंने दोबारा इसको क्या करना है, डी वाई बाई डी पी ले लेना है। यहाँ पे वाई एन डेल वाई एन ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल p है और वो p जो है फिर आगे x पे डिपेंड करता है, और ये x n और h भी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो जिस तरह हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में किया उसी तरह हम बैकवर्ड डिफरेंस में डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो डी वाई बाई डी पी उसी तरह से आएगा और इस साइड पर इसका p के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा। ये कांस्टेंट है 0, यहाँ पे p का डेरिवेटिव 1 और ये डी वाई डेल वाई एन आ जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव जो है 2p आएगा, वो 2 फैक्टोरियल के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगे और इसी तरह सिंप्लीफाई होके ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चेन रूल जिस तरह पहले लगाया था तो डी एक्स बाई डी पी की वैल्यू हमारे पास h आ जाएगी, वो यहाँ h आके डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास आगे एक्सप्रेशन वही है जो इसका डेरिवेटिव था। अब h को मैं अगर इस साइड पर डिवाइड कर लूँ तो सिंपली ये डी वाई बाई डी एक्स की एक्सप्रेशन आ जाएगी। सही है, अब इसी से अगर सेकंड डेरिवेटिव लेना हो तो जिस तरह हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में किया उसी तरह से यहाँ पे दोबारा डी बाई डी पी कर देंगे। ठीक है, तो ये डी बाई डी पी आ गया, आगे डेरिवेटिव हमने दोबारा लिया, तो डेरिवेटिव लेने के बाद ये आगे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये मैं कैलकुलेशंस को थोड़ा स्किप करूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट बने, लेकिन ये बहुत आसान है, आप खुद डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। इसी तरह फिर हम थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने इंटरपोलेशन के क्वेश्चंस करवाए थे तो वहाँ मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, एक तो इंटरपोलेशन एट अ पॉइंट थी और एक इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल थी। तो आपके पास चॉइस है, अगर आप इंटरपोलेशन जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो पहले बना लें तो उसके आप डायरेक्टली जितने डेरिवेटिव लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल नहीं बनाना चाहते तो फिर जो आपकी मेन जो फार्मूला होता है आपको उसी के डेरिवेटिव लेकर फिर उसके डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास जिस डेटा पॉइंट पर हमने जो है डेटा कैलकुलेट करना हो वो सेंटर में मौजूद हो तो फिर हम सेंट्रल डिफरेंस लगाते हैं। ये सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस ये तीनों तब अप्लाई होते हैं जब डेटा सेट में
जो पॉइंट हो वो इक्वी स्पेस्ड हो, यानी एक्स की वैल्यूज़ के दरमियान जो गैप हो वो सेम हो, ठीक है। ये चीज़ें मैं भी पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। अब जो स्टिरलिंग्स फार्मूला है वो स्टिरलिंग्स फार्मूला हमारे पास ये है, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस पी ओवर 1 फैक्टोरियल और फिर ये एवरेज ऑफ दीज टू डेल वैल्यूज़ और फिर आगे ही एक्सप्रेशन है। अब उसी तरीके से हम बिल्कुल आसानी से dy बाई डी पी कर देंगे और यहाँ पे p के लिहाज से डेरिवेटिव लेते जाएंगे और y की जितनी यहाँ पे एंट्रीज आ रही हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, सिर्फ p जो है यहाँ पे वेरिएबल है और p की जो एक्सप्रेशन है वो x माइनस एक्स नॉट ओवर h है, ये हमें चेन रूल में काम आ जाएगी। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये डी बाई जो है डी बाई डी पी ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगा। ये जो भी एक्सप्रेशन है इसका मैं जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ पे p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये 2p ओवर 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल होके ये p डेल स्क्वायर y सब माइनस 1 आ जाएगा। और आगे जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आएगा p क्यूब माइनस p, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगी। और आगे जो है अगर मैं इस पे जिस तरह पिछली जगह पे मैंने चेन रूल लगाया था तो यहाँ पे भी अगर मैं चेन रूल लगाया हूँ तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है, h को रिप्लेस करके जब मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये 1 ओवर h हो जाएगा और उसी तरह से ये डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो अगर मुझे सेंट्रल डिफरेंस से डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्टली मैं ये फार्मूला लिख के उसमें जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो पुट करके डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो ज़ाहिर है जब मैं एग्जांपल करूँगा तो आपको वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों तरफ p से और फिर इस तरफ सिंपल p का डेरिवेटिव हो जाएगा और इस तरफ जो है वो चेन रूल लगा के यहाँ से फिर क्या आएगा, h आएगा जो दूसरी तरफ डिवाइड होकर 1 ओवर एच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जितनी दफ़ा हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे यहाँ पे क्या आता जाएगा 1 ओवर h एक जो है वो आता जाएगा, तो h की पावर बढ़ती जाएगी और आगे सिंपल p के लिहाज से डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे, ठीक है। अब ये तो था तीनों इक्वी स्पेस के मेथड। जो नॉन इक्वी स्पेस के मेथड हैं उसके लिए आपको जो फार्मूले हैं वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं। लैग्रेंज इंटरपोलेशन का भी फार्मूला बताया हुआ है और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का भी फार्मूला बताया हुआ है। तो आप उन दोनों को इसी तरीके से जो है वो एक्सटेंड करेंगे। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप उनका जो है वो डेरिवेटिव फर्स्ट भी कैलकुलेट करें, सेकंड भी और थर्ड भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से उनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं लैग्रेंजेस के लिए भी और डिवाइडेड डिफरेंस के लिए भी। ये तब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास डेटा जो होगा वो नॉन इक्वी स्पेस्ड होगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करता हूँ। इस एग्जांपल में सपोज फाइंड द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1.5 इफ़ एक्स की वैल्यूज भी हमें गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज भी गिवन है। अब जिस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं वो है 1.5 जो स्टार्ट में है, डेटा के शुरू में है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाएंगे। तो अभी जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाई थी, फार्मूला कैलकुलेट किया था, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेकिन फार्मूला यूज़ करने से पहले जो है वो हमें डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो डिफरेंस टेबल से कैलकुलेट होती हैं। और जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस की जो डेडिकेटेड वीडियो है उसमें मौजूद है। मैं यहाँ फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ जो हमारे पास y का कॉलम होता है, हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, फिर इसमें से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं और लास्ट यहाँ पे, और फिर इसमें से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ पे लिख लेते हैं और लास्ट में एक एंट्री जो है वो खाली रह जाती है। इसी तरह ये प्रोसेस ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। सेकंड में फिर यही प्रोसेस रिपीट करके यहाँ आंसर लिखते हैं, फिर इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते हैं और फिर ये एंट्रीज 2 खाली हो जाती हैं। फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में इसी तरह से हम नीचे वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके यहाँ लिखते जाते हैं और लास्ट में 3 एंट्रीज आपके पास जो है वो ब्लैंक हो जाती हैं। और फोर्थ वाले में हम क्या करते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। और जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसमें जो पहला जो हमारे पास रो होती है वो काम की होती है। ये हमारे पास x नॉट होता है, ये y नॉट होता है, ये डेल y नॉट होता है, ये डेल स्क्वायर y नॉट होता है, ये डेल क्यूब y नॉट होता है और ये डेल 4 y नॉट होता है। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की हैं
ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, लिखने जो है इनको लिख के आगे फिर मैं इनके जो फार्मूला है उसमें मैं पुट कर दूंगा। dy बाई डी एक्स जो है वो इसके इक्वल था और उसमें p की जो वैल्यू थी वो ये थी। तो अब मुझे पहले p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू के लिए अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू जो है वो 1.5 है, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और x नॉट भी 1.5 है, यानी x नॉट की पहली वैल्यू। तो इन दोनों को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो p की वैल्यू 0 आ जाएगी। p की वैल्यू 0 अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँ तो ये फार्मूला जो है वो रिड्यूस होके मेरे पास ये बन जाता है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/h, और आगे ये वैल्यूज आ जाती है। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं अगर टेबल से पुट कर दूं तो ये dy बाई डी एक्स एट 1.5 जो है वो मेरे पास कैलकुलेट होके 4.75 आ जाता है। इसी तरह अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहूँ तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वही एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अदरवाइज अगर आपको एक्सप्रेशन याद ना रहे तो यहीं पे आप क्या करें, इस जगह पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करके यहाँ पे 1/h स्क्वायर ले लें और आगे p का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। अगर थर्ड डेरिवेटिव लेना हो तो यहाँ पे डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स ले लें, ठीक है, और यहाँ पे 1/h क्यूब करके आगे 2 दफ़ा उसका डेरिवेटिव ले लें, ये जो एक्सप्रेशन आती है। तो वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है क्योंकि मैंने अभी आपको बताई थी किस तरह से वो ड्राइव होती हैं। ये डी स्क्वायर ओवर वाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करके ये आंसर जो है मेरे पास 9 आ जाएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगा और उसकी भी वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा तो उसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इसकी मदद से हम जो ऐसे डेटा पॉइंट्स जो जहाँ स्टार्ट में डेटा पॉइंट हो जिस पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव जो है वो मैं कैलकुलेट इस तरह से कर सकता हूँ। अब एक जो है मैं आपको वो करवाऊँगा बैकवर्ड के लिए। अब ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री सर्टेन टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन can obtain from census data. These are the values actually. The population of a certain town as obtained from census data is shown in the following table. ये ईयर है, इस ईयर में 1951, 1961, 71, 81 और 91 की पॉपुलेशन गिवन है। ये पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, ठीक है। 19.96 thousand, 36.65 thousand, 58.81 thousand, 77.21 thousand और 94.61 thousand, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। अब जब भी रेट की बात होगी तो हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर 1981। अब 1981 देखें ना, वो डेटा के जो एंड है उसके करीब है, तो इसका मतलब है हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाएंगे, लेकिन अब हमें 1981 में पॉपुलेशन नहीं निकालनी, हमें रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करना है। इसका मतलब है हमें 1981 पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हम उसी तरह से बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो है वो फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेबल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशंस को स्किप करूँगा, सिर्फ आपके सामने मैंने ये टेबल लिख दी है। इसमें जो वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं वो ये लास्ट रो चाहिए होती है। इसको हम कहते हैं एक्स एन, वाई एन, डेल वाई एन, डेल स्क्वायर वाई एन, डेल क्यूब वाई एन और डेल 4 वाई एन, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आती वो मेरी प्रीवियस वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर देख लें, आपको ये चीज़ें बिल्कुल जो है वो क्लियरली समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फार्मूला लिखा था वो ये है। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को जो है उसी तरह से पुट कर देंगे जिस तरह हमने फॉरवर्ड के लिए किए हैं, और p की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब p की वैल्यू x जो है वो हमारे पास 1981 है और लास्ट वैल्यू जो xn है वो है 1991, तो p की वैल्यू -1 आ जाएगी। p की वैल्यू और बाकी वैल्यूज़ अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये dy बाई डी एक्स या y प्राइम लिखें, दोनों नोटेशन यूज़ होती हैं, वो मेरे पास इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। मीन्स 1.644 इस रेट से जो है वो पॉपुलेशन जो थी वो ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है जिससे आप उन डेटा पॉइंट्स पर जो डेटा सेट के एंड पे मौजूद हों, आप रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक ऐसा पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन जो सेंट्रल डिफरेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। ऑब्टेन दीज आर द वैल्यूज़। हमने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ 90 फाइंड करना है, स्टेलिंग फार्मूला से फाइंड करना है। अगर सेंट्रल के लिए स्टेलिंग फार्मूला गिवन है, ठीक है, नहीं तो आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से भी कर सकते हैं, दोनों आपकी चॉइस है, ठीक है। अब ये सेंट्रल डिफरेंस टेबल है। सेंट्रल डिफरेंस टेबल में ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं जिग जैग में, ये वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर यूज़ होती हैं, तो ये मैं जो है यहीं से यूज़ करूँगा। और सेंट्रल डिफरेंस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने ये टेबल पूरा डिटेल से
आसान तरीके से बनाना बताया हुआ है। अब ये फार्मूला है जो हमारे लिए जो है यूज़ होता है स्टिरलिंग्स इंटरपोलेशन के लिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमने अभी फाइंड आउट किया था फार्मूला, उसी में सिंपल मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँगा और p की वैल्यू जो है वो यहाँ से ले लूँगा। x की वैल्यू जो है वो 90 है, x नॉट की वैल्यू जो है वो भी 90 है, तो यहाँ p 0 आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ जो है वो मैं पुट कर दूँगा, तो मेरे पास ये dy/dx जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी में आपको मैक्सिमा और मिनिमा के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा के प्रॉब्लम्स जब आएँ तो उस वक्त फिर आप क्या करते हैं, आप जो डेरिवेटिव होता है इन टर्म्स ऑफ p, ठीक है, ये डेरिवेटिव है सपोज dy/dx, ठीक है, और इसमें बाकी सारी वैल्यूज डाल देते हैं और जो p में एक्सप्रेशन आती है वो dy/dx को इक्वल टू 0 रखते हैं। जिस तरह हम मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो वहाँ से जो फिर p की वैल्यू आती है वो जो इंटरवल में होती है उसके ऊपर हम फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह से इसके मैक्सिमा और मिनिमा के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को वाइंड अप करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला होगी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। उसमें मैं जो है वो रेक्टेंगुलर रूल, ट्रापेजॉइडल रूल और सिम्पसन के जो रूल्स हैं 1/3 और 3/8 वो इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँगा। और उस लेक्चर के लिए दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।